उनकी बीजेपी पार्टी के विरुद्ध कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। माननीय सिंह जी जनता के बीच में नहीं रह पाए। यहाँ कुछ चंद लोगों के साथ ही में रह पाए हैं और उन्हीं के साथ रहे हैं। हमें तो आज तक जब भी हमने मिलने की कोशिश किया तो हमें कोई टाइम नहीं दिया गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलेंगे और उन्हें अपनी पार्टी की ओर से समर्थन पत्र देकर आएंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समर्थन पत्र देकर आएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे जिला हरिद्वार से सांसद का इलेक्शन लड़े। के जो उम्मीदें थी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के 2 बार से उन्होंने लगातार सांसद बना के भेजा है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आप ये बता दें कि आपने कितने डिग्री कॉलेज, कितने इंटर कॉलेज और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खुलवाए। HRD मिनिस्टर हमने जब भी माननीय सांसद साहब से मिलने का समय उनके OSD के थ्रू मांगा तो नहीं मिला। स्कूलों में कई पद खाली पड़े हुए हैं टीचरों के। उन्होंने अब तक किसी को ऐसी नौकरी नहीं दी कि उनको टीचर को रखा जाए और स्कूलों की भी बहुत बुरी हालत हुई है, ना ही स्कूलों में कोई सुधार किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम वक्त पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप यहाँ पे वकील हैं, एडवोकेट हैं, इस वजह से रुड़की के करीब सभी लोग इन लोगों को जानते हैं। परिचय मैं देता हूँ। ये है हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी के, और लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में जो है अलायंस में बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में है। भारतीय खाद्य निगम जो बोर्ड था उत्तराखंड का, जिसके चेयरमैन थे निशंक जी, उसके बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ एक युवा वकील हैं जो सोच रखते हैं, ये भी लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर हैं। साथ ही हमारे साथ मयंक जी हैं, मयंक गोयल जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। तो इनसे जानते हैं कुछ राजनीति मुद्दों पे, जैसे कि अभी 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं और साथ ही 2023 में नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के भी चुनाव आने वाले हैं। तो किस तरीके से इनका दृष्टिकोण है, जैसे कि अलायंस में है, हमने पहले भी बताया है कि गठबंधन में ये सरकार के साथ हैं, तो गठबंधन का फ़ायदा इन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं मोहम्मद सफ़ी से। नमस्कार मोहम्मद सफ़ी जी। नमस्कार जी, राही न्यूज़ को मेरा नमस्कार। राजनीतिकों के केंद्र में और प्रदेश की राजनीति में क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है कि मुझे माननीय रामविलास पासवान जी द्वारा भारतीय खाद्य निगम का सदस्य बनाया गया था। उस बोर्ड के चेयरमैन हमारे निशंक जी थे, निशंक जी हैं, निशंक जी रहे हैं, और उसके हम बोर्ड के सदस्य थे। और उसमें निशंक जी से हमारा काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है और 2 लोकसभा इलेक्शन में जिला हरिद्वार में हमने उनके लिए पूरी वर्करी की है, उन्हें जिताने के लिए पूरी वर्करी की है। लेकिन उस चीज़ों का हमें कोई फ़ायदा माननीय निशंक जी से नहीं मिल पाया है, क्योंकि माननीय निशंक जी के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल उनको वही दिखाई देते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं दिखाई देते। हरिद्वार में माननीय निशंक जी द्वारा किसी प्रकार का कोई विकास धरातल पर नहीं कराया गया है। माननीय निशंक जी विकास के नाम पर यहाँ सही साबित नहीं हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो एक बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और विकास पुरुष रहे हैं, वे हरिद्वार से चुनाव लड़े और हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी की उनको टिकट दे और यहाँ की जनता उन्हें पूरा सपोर्ट करके उन्हें यहाँ से सांसद बनाने का काम करेगी। मोहम्मद सफ़ी जी, अब सवाल उठता है कि केंद्र में आपकी अलायंस में पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो प्रदेश में भी आप सलाहकार सदस्य हैं, अभी भी मौजूदा भी है, तो निशंक जी से ऐसा क्या आपको मनमुटाव हो गया, जबकि उनके बोर्ड के भी सदस्य रह चुके आप? देखिए, ऐसा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक सेंटर में अलायंस है NDA की। लेकिन लगातार जिस तरीके से माननीय निशंक जी द्वारा अलायंस को नज़रअंदाज किया गया है और यहाँ की बीजेपी पार्टी द्वारा भी अलायंस को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि गठबंधन धर्म का ये होता है कि सभी पार्टियों को एक साथ लेके चलें। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका स्थान और सबको पहचान।
लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की राह पर उत्तराखंड सरकार नहीं चल रही है और केवल अपनी पार्टी की ओर ध्यान दे रही है। और जो इनका अलायंस है एनडीए में, उनकी पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। उन्हें कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस जी द्वारा 22 जून 2022 ईस्वी को मुझे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और एनडीए का अलायंस पार्टी का एनडीए का अलायंस होने के नाते मुझे यहाँ उत्तराखंड सरकार में को दायित्व देने के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक लेटर लिखा गया था, जिस पर आज तक भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा नव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उसमें कोई कार्रवाई की गई है और न ही कार्रवाई कोई अमल में लाई गई है और न ही अलायंस को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अलायंस को किसी प्रोग्राम में बीजेपी की पार्टी या किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता है, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में और पार्टी में काफ़ी रोष है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी की है, माननीय अमित शाह जी से भी की है, माननीय राजनाथ सिंह जी से भी की है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी की है। जी, तो इसी के साथ मयंक जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मयंक जी, आप भी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, क्या नाराजगी है खासतौर से निशंक जी के, क्योंकि आप निशंक जी का ही विरोध कर रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पे हमें निशंक जी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमें उनके जो उनको दायित्व हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के निवासियों ने दिया था वो उसको पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से हमें हरिद्वार क्षेत्र की जनता को उनसे नाराज़गी है। लेकिन सांसद जी का तो कहना है कि पूरे विकास किए हैं, सांसद निधि से काफ़ी योजनाओं को भी लाया गया है। ऐसी कोई योजना धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। जनता इसी वजह से उनका विरोध कर रही है। जनता इसी वजह से विरोध कर रही है। मोहम्मद सफ़ी जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका नेतृत्व आपके ऊपर है उत्तराखंड में, खासतौर से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस 2024 में आप किस तरीके से देखेंगे कि अलायंस में ही बने रहेंगे प्रदेश के अंदर या केंद्र सरकार के द्वारा ही चलेंगे? देखिए, ये तो हमारे नेतृत्व माननीय पशुपति कुमार पास जी, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे अलायंस में रहेंगे, क्योंकि वो एनडीए का एक मजबूत गठबंधन है और एनडीए का एक वफादार गठबंधन है हमारी पार्टी। वो अलायंस में रहेंगे, ये तय उन्हें करना है। और दूसरी बात यह है कि जैसा उनके डायरेक्शन होगी वैसा हम यहाँ उत्तराखंड में काम करेंगे। उन्होंने पहले भी हमें डायरेक्शन दी थी, पहले भी माननीय रामविलास पासवान जी द्वारा डायरेक्शन दी गई थी एमपी के इलेक्शन में कि आप बीजेपी पार्टी का समर्थन करें। माननीय पशुपति कुमार पारस जी भी यही कहेंगे कि बीजेपी पार्टी का समर्थन करें और हम उनका समर्थन करेंगे। आप ये देखिए कि माननीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उसमें अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कराया, बल्कि एनडीए गठबंधन को, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया गया है। इससे हमारी पार्टी की वफादारी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड के जहाँ भी बीजेपी की सरकार राज्यों में है, वहाँ हमारे अलायंस यानी हमारे गठबंधन की, हमारी पार्टी की पूरी तरह अवहेलना की जा रही है। उत्तराखंड में 2 बार से बीजेपी सरकार है और हम अलायंस लगातार अलायंस में चल रहे हैं। ना तो पूर्व की सरकार द्वारा, ना आपकी सरकार द्वारा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमें किसी दायित्व से नहीं नवाजा गया और न ही हमें पार्टी के किसी प्रमुख प्रोग्रामों में, ना प्रोटोकॉल के तहत बुलाया जाता, ना हमें प्रोग्राम की सूचना दी जाती है। मोहम्मद सफ़ी जी, अभी आप ही का कहना है कि जितने भी प्रदेश में बीजेपी सरकार गठबंधन के साथ है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की और जो आपकी लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबकी अवहेलना की जा रही है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस जी का आपने जिक्र किया है, तो क्या वो पार्टी खाली अपने स्वार्थ के लिए चला रहे हैं? कार्यकर्ताओं की इज्जत बेइज्जती का, मान सम्मान का कोई उन्हें विचार नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं और समस्त पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दिल जान माल से समर्पित हैं और पार्टी के लिए समर्पित हैं। और वे एक ऐसी पार्टी का संचालन कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जो माननीय रामविलास पासवान जी, जो अभूतपूर्व नेता हैं, जिनकी बराबरी का कोई नेता शायद ही कोई हिंदुस्तान में पैदा हो, एक ऐसे नेता की पार्टी का वे नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी किसी का भी कोई भी नेतृत्व कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो पदाधिकारी है और कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंच रही है कि केंद्र में अलायंस में है पार्टी और यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है प्रदेशों में। हमारे माननीय अध्यक्ष जी बार बार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। शीर्ष नेतृत्व में माननीय अमित कुमार शाह जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस मुद्दे को उन्होंने कई बार उठाया, कई बार उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है
और कई बार उन्होंने इस संबंध में मशवरा भी किया है और अपनी चिंताओं से आगाह भी किया है। अब ये सेंटर की गवर्नमेंट और अलायंस के ऊपर है कि गठबंधन धर्म किस तरह निभाना चाह रहे हैं कि वे सही तरीके से सबको माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चले, सबका विकास, सबका साथ, सबका पहचान, सबका स्थान। यानी कि केंद्र में भी अलायंस जो एक धर्म होता है, एक प्रोटोकॉल होता है गठबंधन का, वो नहीं माना जा रहा है केंद्र में भी। नहीं, केंद्र में माना जा रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, माना जा रहा है। लेकिन जो गठबंधन धर्म की सही शर्तों का पालन होना चाहिए, उसकी शर्तों पर चलना चाहिए। कहीं राज्यों में कहीं भी, जब हमने उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन में उनकी बीजेपी पार्टी के विरुद्ध कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार, और बीजेपी पार्टी को समर्थन किया गया है तन मन धन से, तो पार्टी को भी उत्तराखंड बीजेपी पार्टी को भी चाहिए था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पार्टी सरकार में दायित्व देकर उनका सम्मान किया जाता, उनका सम्मान बढ़ाया जाता, उनकी समस्याएं सुनी जाती, उनके प्रदेश अध्यक्ष को सम्मान दिया जाता। जहाँ तक हम जानते हैं मोहम्मद शफी जी रामविलास पासवान जी थे, तो उनका कद अपना ही एक वर्चस्व रखता था। किसी भी पार्टी में जिन गठबंधन के साथ सरकार बनाई है तो उनकी बात सुनी जाती थी। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के टाइम पे जो गठबंधन हो रखा है पशुपतिनाथ पारस जी बौने नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी माननीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जितनी गुण और जितनी समाज सेवा और जितनी पार्टी के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति निष्ठा माननीय रामविलास पासवान जी में थी, उतनी ही निष्ठा क्यों नहीं दबदबा बना पा रहे हैं वो बीजेपी सरकार में? कि एलायंस पार्टी है, तो कम से कम एलायंस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरफ छोड़िए, लेकिन पदाधिकारी जो है उनको तो उनका हक और मान सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी इस बार बार इस मामले में चिंता जता चुके हैं, लेकिन ये गठबंधन धर्म का पालन है। एनडीए गठबंधन को चाहिए कि इस हमारे अध्यक्ष जी की चिंताओं को, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की चिंताओं को सीरियसली ले और गठबंधन धर्म का पालन कराने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और यहाँ के गठबंधन को दें और बताएं कि ये हमारा एक अंग है, हमारी पार्टी का अंग है, हमारे अलायंस का अंग है, और उन्हें भी सम्मान दिया जाए और उन्हें भी सरकार में स्थान देकर उनको सम्मानित किया जाए। यदि मयंक जी, अब सवाल आपसे होता है कि अगर जो इस चीज़ को गठबंधन जो धर्म आप बता रहे हैं कि नहीं सरकार सुनती है, तो क्या गठबंधन वापस लिया जाएगा? इसका फैसला तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को लेना है। इस बारे में हम समर्थन देने या लेने के बारे में उनको निर्णय करना है। हम तो माननीय कैबिनेट मिनिस्ट्री और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करेंगे। जी अच्छा, बात अगर जो बीजेपी की आती है प्रदेश में, मुख्यमंत्री धामी से आपको शिकायत नहीं है, और भी जो दिग्गज नेता है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनसे शिकायत नहीं है, सिर्फ निशंक से ही क्यों शिकायत है? क्योंकि जनता के जो उम्मीदें थी, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के 2 बार से उन्होंने लगातार सांसद बना के भेजा है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उनका क्षेत्र में विरोध हो रहा है। तो वो तो इस बार भी दावेदार हैं सांसद के? वो तो दावेदार हैं, लेकिन अभी टिकट का फैसला तो हाईकमान को करना है, वो किसको दे उसके अनुसार ही हमारी पार्टी। टिकट का फैसला तो हाईकमान करेगी, लेकिन जनता भी अपना फैसला कर लेती है, पहले से ही कर लेती है। आप किसके पक्ष में जा रहे हैं? हम तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चाहते हैं कि भाजपा हाईकमान उनको टिकट दे और वो यहाँ से सांसद सदस्य चुनकर जाएं और हरिद्वार क्षेत्र का विकास करें। त्रिवेंद्र रावत जी की क्यों, ऐसी क्या खासियत है उनके अंदर? उनका हमने कार्यकाल देखा है कि जो बात वो कहते हैं और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का वे पूरा ध्यान रखते हैं। इस वजह से हम उनका सपोर्ट करते हैं। जी, जो भारतीय खाद्य आपूर्ति निगम है मोहम्मद शफी जी, उसके चेयरमैन थे निशंक जी, तो आपके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि आप उनके बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। तो आपकी ऐसी क्या वजह हुई जो नाराज़गी बढ़ी है उनसे? देखिए, हमने जब भी माननीय सांसद साहब से मिलने का समय उनके ओएसडी के थ्रू मांगा तो नहीं मिला। दूसरी बात, उन्होंने कभी हमारे से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की कि उनकी पार्टी के अलायंस के सदस्य भी हैं, उनके बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं हम। ऐसा कोई उन्होंने हमारी तरफ को ऐसा रुझान नहीं दिखाया
कि इससे दिखाई दे कि वाकई वो हमारी चिंता करते हैं, हमारी चिंताओं को हल करना चाहते हैं। आप ये देखिए, हमने मंगलौर के बारे में, मंगलौर में देख लें आप, मंगलौर में उन सांसद निधि से कितने काम हुए हैं, आप भी देख लें कितने काम कराए हैं उन्होंने। लेकिन जो सांसद प्रतिनिधि, अब सवाल यहीं से निकल के आता है मोहम्मद सफी जी, जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो कोई तो 200 करोड़, कोई 300 करोड़, कोई 500 करोड़ का बताता है कि सांसद निधि से कार्य हुए। खासतौर से आपके खानपुर क्षेत्र में ही ले लीजिए कि बहुत जैसे प्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं कि हमारे द्वारा ये काम हुए, सांसद के द्वारा ये काम हुए, और आप बोल रहे हैं कि काम ही नहीं हुए। देखिए, ये वो जो आंकड़ा बता रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मंगलौर में कितना विकास किया है माननीय सांसद जी ने, तो वो बता दें। कितनी सड़कें, कितने स्कूल, कितने चिकित्सालय, कितने वहाँ आपने खेल के मैदान आपने बनवाए हैं, वो बता दें। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आप ये बता दें कि आपने कितने डिग्री कॉलेज, कितने इंटर कॉलेज और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खुलवाए। HRD मिनिस्टर रहे हैं आप तो। आपके HRD मिनिस्टर होने के नाते भी हमें कोई लाभ नहीं मिल पाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को, हमारे मंगलौर को कोई लाभ नहीं मिल पाया। एजुकेशन का मामला सबसे ज़्यादा है और माननीय मोदी जी आज एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसे एजुकेशन का ऐसे कोई संस्थान नहीं खोले गए हैं जिससे हरिद्वार की पब्लिक उस एजुकेशन सेंटर में शिक्षा लेकर देश और प्रदेश और राज्य का नाम रोशन करें। और निशंक जी के जो OSD हैं, हम कई बार उन पर मैंने टेलीफोन किया है, तो उनको टेलीफोन करने के बाद हम कहते हैं कि माननीय सांसद जी से मुलाकात करनी है, बात करा दें, तो वो ना तो बात कराते हैं ना मुलाकात कराने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जाए कहाँ? अब क्योंकि सांसद हैं हमारे, अगर हमारी कोई समस्या आएगी तो हम माननीय सांसद जी को कहेंगे, लेकिन जब सांसद जी नहीं मिलेंगे तो किससे कहेंगे? तो हम अब ये चाहते हैं कि बहुत हो चुका, अब हम चाह रहे हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो लेकिन स्पर्श गंगा और नमामि गंगे के तहत तो योजना निशंक जी ने निकाली हुई है और उसके तहत काफ़ी काम भी हुए हैं जिले में। देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, कोई अगर हमें साथ रखकर, हमें अपने साथ खड़ा करके योजनाएं बताई जाती तो हमें पता लगता। जब हमारे से दूरी बनाए रखी तो हमें क्या पता कि क्या काम हुआ है। अब तो हमारा सिर्फ सीधा यही है कि हम हरिद्वार की जनता से भी अपील करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि वे हरिद्वार आएँ, हरिद्वार की जनता को अपना आशीर्वाद दें और यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ें, और हम भी तन मन धन से उनके साथ उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे, और ताकि वो एक विकास पुरुष होने के नाते इस हरिद्वार का विकास कर सकें, हरिद्वार की जनता का। बैठे हुए हैं फिरोज अंसारी जी, जो कि युवा है और पेशे से एडवोकेट हैं। कहीं ना कहीं युवा को इस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि मोदी सरकार अगर जो देखा जाए तो युवाओं को ही ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इनकी भी नाराज़गी निशंक जी से है या किसी और के साथ है, किस तरीके से ये किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को, 2024 के चुनाव को। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारी नाराज़गी उनसे बिल्कुल है और बेहद रहेगी, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया और अपने कार्यकाल में रहते हुए भी ना कोई उन्होंने काम किया। स्कूलों में कई पद खाली पड़े हुए हैं टीचरों के, उन्होंने अब तक किसी को ऐसी नौकरी नहीं दी कि उनको टीचर को रखा जाए, और स्कूलों की भी बहुत बुरी हालत हुई है, ना ही स्कूलों में कोई सुधार किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे मयंक जी के जिस तरीके से फिरोज जी बता रहे हैं नौकरियों के लिए, तो क्या सांसद नौकरी थोड़ा ना देते हैं? नौकरी तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आती है। बहुत सी योजनाएं सांसद भी लागू करवाते हैं क्षेत्र में। उन योजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उन योजनाओं को ढंग से क्रियान्वयन माननीय निशंक जी नहीं करवा पाए, ना उन योजनाओं की जनता को, क्षेत्र की जनता को जानकारी दे पाए, जो जिससे जनता को रोजगार प्राप्त होते। उन्होंने कौन कौन से रुड़की या हरिद्वार क्षेत्र में कॉलेज को उच्चीकृत करवाया है? जनता यही सवाल पूछती है। जब वो HRD कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्षेत्र के कितने कॉलेजों को उच्चीकृत किया? लेकिन देखा जाए तो रुड़की तो शिक्षा हब बोला जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। नहीं, कॉलेज तो हैं, सब प्राइवेट कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेज बताइए कितने खुले हैं? सरकारी कॉलेजों को भी उच्चीकृत करना चाहिए, उन्हें पर्याप्त फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। जब वो मिनिस्टर थे तो उन्हें क्या अपने विभाग से यहाँ के सरकारी कॉलेजों के लिए फंड जारी करवाना चाहिए था, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते, क्षेत्र के जनता को रोजगार मिलता।
तो इस जनता के क्षेत्र को फ़ायदा हो। माननीय निशंक जी देखिए HRD मिनिस्टर रहे हैं और एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर वे चाहते तो उसमें जितने उनके अंडर में जितने हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और तमाम विभाग जितने HRD के अंतर्गत आते हैं उनमें वैकेंसी निकालते हैं। वैकेंसी निकालने के बाद उनमें उनको लोगों को रोज़गार देने का काम करते, उनको नौकरी दिलाने का काम करते और इन सरकारी जो स्कूल जो खस्ता हालात में हैं, जर्जर अवस्था में हैं, उनको ऊंचीकृत करते, उसमें नई शिक्षा पद्धति लागू करते ताकि वहाँ की जनता, इसमें हरिद्वार की जनता वहाँ स्कूल में, सरकारी स्कूल में शिक्षा लेके एक अच्छा और बेस्ट फ्यूचर बना पाते और अपना और अपने घर वालों का, देश का, राज्य का नाम रोशन करते हैं। तो यही कारण है निशंक जी से नाराज़गी का या और भी कोई? देखिए माननीय निशंक जी जनता के बीच में नहीं रह पाए। यहाँ कुछ चंद लोगों के साथ ही में रह पाए हैं और उन्हीं के साथ रहे हैं। हमें तो आज तक जब भी हमने मिलने की कोशिश किया है तो हमें कोई टाइम नहीं दिया गया है, कोई मुलाकात का अवसर नहीं दिया गया है। बल्कि मैं दिल्ली भी गया था एक बार मंत्रालय में, तब मैंने उनसे वो सामने थे मेरे, उनसे मैंने मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की और अपने सीधे ऑफिस में चले गए। तो इस तरह अगर हम एक रुड़की से जा रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से जा रहे हैं और एक आम आदमी भी हो तो उनकी संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं, उनकी समस्या सुननी चाहिए। किस समस्या के लिए वहाँ दिल्ली तक आए हैं, ऐसी कोई समस्या हो तो क्या मिले नहीं है निशंक जी? नहीं, निशंक जी से खाली दुआ सलाम हुई, लेकिन वो दुआ सलाम होने के बाद अपने ऑफिस में चले गए। हमने फिर कार्ड भिजवाया, कार्ड भिजवाने के बाद भी वो नहीं मिले। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें हरिद्वार की जनता की कोई परवाह नहीं है। कहीं ना कहीं घमंड तोड़ने का काम कर लिया आज। देखिए घमंड तो किसी का भी ऊपर वाले के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता। हम कोई चीज़ नहीं है, हम तो सिर्फ वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं और अलायंस है। हम ये चाहते हैं कि इस हरिद्वार की जनता को, हरिद्वार को एक सही, सच्चा और अच्छा नेतृत्व मिले ताकि इस हरिद्वार की जनता का विकास हो सके। हरिद्वार एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मशहूर पर्यटन स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है, सब कुछ है। हरिद्वार से दूर दूर से लोग आते हैं। हम चाहते हैं हरिद्वार एक बहुत अच्छी सिटी बने ताकि इसका नाम पूरे वर्ल्ड में हो, पूरे देश में हो, पूरे राज्य में हो और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले, यहाँ के लोग शिक्षा लेकर अपना भविष्य सुधारें और आने वाली नस्लों का भविष्य सुधारने का कार्य करें। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? किस तरीके से आप अब देखते हैं 2024 के चुनाव को? देखिए हम जल्द ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलेंगे और उन्हें अपनी पार्टी की ओर से समर्थन पत्र देकर आएंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समर्थन पत्र देकर आएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे जिला हरिद्वार से सांसद का इलेक्शन लड़े और पार्टी से, हाईकमान से, भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी ये अनुरोध करेंगे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार से MP का चुनाव लड़ने का काम करें, उन्हें टिकट देने का काम करें और हम अपनी तन मन धन के साथ उन्हें यहाँ से सांसद बनाने का, उन्हें सांसद निर्वाचित कराने का काम करेंगे। जी मयंक जी आप? जी हाँ, हमारी भी यही योजना है कि हरिद्वार क्षेत्र से कोई ऐसा सांसद चुना जाए जो जनता के बीच रहे और जनता के जो जरूरी कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, हमें पूरा करें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे छोटा सा और उठ रहा है मयंक भाई जी और सफ़ी जी कि किसी वजह से हाई कमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं टिकट दिया या फिर निशंक जी को ही दे दिया, तो उस प्रतिक्रिया में क्या आपकी क्रिया होगी? उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उस स्थिति में हमारे लिए मजबूरी होगी, हम समर्थन नहीं कर पाएंगे और ना ही उनके लिए कोई वर्करी करेंगे। ठीक है, अपना न्यूट्रल होकर बैठ जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा और कोई है आपकी नज़र में जिसे आप सपोर्ट करेंगे? देखिए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक विकास पुरुष है और उन्हें राजनीति का एक अच्छा तजुर्बा है। 4 साल उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है। जो उन्होंने कहा है वो काम किया है। उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कहा है वही काम करा है और इस उत्तराखंड में विकास का कार्य किया है और एक अच्छे और साधारण नेता हैं। जब भी उनसे कोई मिलने आता है तो वो बड़े प्रेम भाव से उनसे मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। आज भी वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर रहे हैं और जनता से ज़्यादा मिलकर उनकी हर समस्याओं को उठा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सफ़ी जी, मयंक जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, फिरोज जी। तो आपने देखा कि ये वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं और साथ ही हमने जैसे कि पहले भी बताया था आपको, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक जो है प्रदेश सचिव है। इन्होंने पूरा मन बना लिया है इस बार निशंक का विरोध है तो है, क्योंकि जनता के बीच में नहीं रहते हैं। इन्होंने अपना जो इस टाइम पे अगर जो बीजेपी सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट देती है तो उनके साथ अपना समर्थन जाहिर कर दिया है और खुले शब्दों में बोल दिया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हम सपोर्ट करेंगे और उनको ही यहाँ से भारी बहुमत से सांसद बना के भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो इसी तरीके की और ख़ास शख्सियों से आपको मिलवाते रहेंगे हम लोग, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।